नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और याद रखिए आज है संडे यानी कि रविवार, तो आज रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे आप लोग हमारे सामने रख सकते हैं, उनके जवाब आप लोग पा सकते हैं। पाक सेना की फायरिंग के बीच उड़ी में 3 आतंकी ढेर हुए हैं और घुसपैठ के लिए आतंकियों की मदद कर रही थी पाकिस्तानी सेना। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटने के पहले देख लीजिए या बाद में देख लीजिए, पाकिस्तान के द्वारा हर संभव यहां अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। अब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। ये आप लोग याद रखिएगा। और अनाथ बच्चों को कोरोना योजना का लाभ देने की संभावनाएं तलाशें तलाशें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अनाथ तो अनाथ ही होता है, और चाहे उसके माता पिता की मृत्यु कैसे भी हुई हो। न्यायालय ने केंद्र से सभी अनाथ बच्चों तक पीएम केयर्स फंड सहित कोरोना योजनाओं को लाभ पहुंचाने की संभावनाएं तलाशने को कहा है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आप देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और कोरोना महामारी में आप देखिए बहुत सारे बच्चों के माँ बाप को छीन लिया गया उनसे कोरोना महामारी ने, तो उन्हीं के लिए बात हो रही है। या और किसी तरह से आप देखते हैं कि अनाथ हो जाते हैं बच्चे, उनकी बात हो रही है। राजस्थान की महिला अधिकारी ने 2 दिन में खरीदे 26 फ्लैट। तो आप समझ सकते हैं कि यही होती है अधिकारी बनने के लिए लोग, इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अधिकारी बनने की सोचते हैं। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग 6 निलंबित हुए। एक और बात बता दूं, देखिए पहले रैगिंग के मामले बहुत आया करते थे, लेकिन अब आप देखिए काफी हद तक इस पर रोक भी लग चुकी है और बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो चुकी है रैगिंग के कारण। हिमाचल प्रदेश की राजधानी अगर आप देखिए शिमला है, इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर और आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आप देखेंगे उत्तराखंड से लगती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे चाइना से लगती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और देखिए इससे इसका धर्मशाला भी इसकी आप देखते हैं एक राजधानी है। और शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में आपका हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है। एक देश एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे में बदलाव अस्वीकार्य है। ये कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग की है। ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है पारित। एक बात और आपको बता दूं, देखिए एक देश एक चुनाव की बात हो रही है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाए जाए। लेकिन अब आप देखते हैं कि क्या होता है। अभी विशेष संसद का सत्र बुलाया गया ना है और महिलाओं के लिए देखिए आरक्षण की बात हो रही है। एक सभी आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे देश में आधी आधी लगभग महिलाओं की है। और ये देखिए राजनीति में हो या फिर आप देखिए नौकरियों में भागीदारी की हो, उनकी भागीदारी हर जगह कम देखने को मिलती है। और कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। आप देखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। हम किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं है, उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। कुछ पत्रकारों पर INDI की पाबंदी मामले पर बोले नीतीश कुमार, कहा पत्रकारों को इतनी स्वतंत्रता मिले कि वह निर्भर हों, सच लिख सके। ये आप सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की राजधानी देखें तो पटना आपको देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ की अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र अर्लेकर हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए। और विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। सनातन धर्म को लेकर नहीं कहीं जाएंगे,
कही जाए घृणास्पद बातें। ये आप देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है अभी व्यक्ति की आज़ादी में सीमा का ध्यान रखें। आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश में आप देखते हैं कि मुद्दे ही धर्म होते हैं, जाति होते हैं, चुनावी, तो उन्हीं पर आप देखिए जो टिप्पणियां की जा रही हैं उन्हीं की बात हो रही है। रक्षा मंत्री ने 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी दी है। इस पहल से सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत साझेदारी मोड के तहत चलने वाले स्कूलों की संख्या 42 हो गई है। यह पिछले पैटर्न के तहत चल रहे 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त हैं। ये आज मिलेगा एशिया का विजेता, आप लोग देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच है ना फाइनल। आज देखते हैं, चलते हैं, होने दीजिए। गदर टू देख हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो दोस्त ने कर दी हत्या, भिलाई में हुई वारदात। देख लीजिए। मिसाइल रॉकेट से लेकर गन सिस्टम का फायर पावर बढ़ा रही है सेना और सामरिक चुनौती के साथ भविष्य की युद्ध की जरूरतों के हिसाब से की जा रही है तैयारी। और आप देखते हैं कि पिनाका रॉकेट की रेंज 2 गुना से लेकर 4 गुना तक बढ़ाई जाएगी। इसमें युद्ध संसाधनों को बहुआयामी बनाने पर सेना जोर भी दे रही है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि अगर पड़ोसी चाइना जैसे हों, पाकिस्तान जैसे हों, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। एक खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये आप देखें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की 20 सितंबर को होनी है बैठक। और एनसीसीएसए की बैठक में सीएम आवास में नवीनीकरण मामले पर नहीं होगी चर्चा। और आप देखिए कार्रवाई न करने के बयान का दिल्ली सरकार ने किया उल्लंघन, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आप देखें नोटिस के विरुद्ध 6 पीडब्ल्यू अधिकारियों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरणीय कार्य के मामले में जारी नोटिस को अधिकारियों ने दी थी चुनौती। इसमें आप देखेंगे यहां भी आप देखते हैं चल रहा है। सड़कों पर हरियाली बनाए रखने को लगेगी 2 एसटीपी और 200 की एलडी क्षमता वाले दोनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट G20 के दौरान धौलाकुआ क्षेत्र में पौधों को बचाने की तैयारी में। फिलहाल 15 बोरवेल से पौधों और फव्वारों को दिया जा रहा है पानी। कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने भारत का दौरा टाला। कनाडा के साथ एफटीए वार्ता को लेकर भारत भी ज्यादा उत्साहित भी नहीं है। खालिस्तान समर्थकों के कारण भारत और कनाडा का रिश्ता काफी तनावपूर्ण बना हुआ है ना। और कनाडा में आप देखते हैं कि काफी बार जो खालिस्तानी है वो कुछ हरकतें करते रहते हैं, तो उसके कारण दोनों देशों में आप देखते हैं कि रिश्ते भी खराब चल रहे हैं। और 100 स्वदेशी LCA मार्क एक विमान खरीदेगी वायुसेना। हमारी वायुसेना प्रमुख ने किया लड़ाकू जेट खरीदने की योजना का ऐलान। मिग विमानों की जगह लेने के लिए विकसित किया गया LCA कोई भी पेशा अपनाने के अधिकार से वंचित नहीं करती दिव्यांगता। किराए दुकान से बेदखल करने के मामले में आप देखिए निचली अदालत के निर्णय को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि महज दिव्यांगता किसी व्यक्ति को कोई भी पेशा, व्यवसाय या फिर व्यापार अपनाने के उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं करती। उसके साथ आप देखिए वो दिव्यांग है तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है, ये याद रखना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं में क्लेट के आयोजन की BCI ने की सिफारिश, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। इस संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से 14 महिलाएं समेत 84 कलाकार सम्मानित हुए हैं, आप देखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों में आप देखते हैं कि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए गठित किया गया है जिन्हें अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। समारोह में 70 पुरुष और 14 महिलाएं कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार पाने वालों में आप देखें जम्मू कश्मीर से कृष्ण लंगू, थिएटर और संगीत से गोवा से जान किलारो फंडनी, नाटक लेखन से जुड़ी, झारखंड से महावीर नायक, लोक संगीत और नृत्य से, और लद्दाख से तेसेरिंग स्टेंजिन लोक संगीत से आदि शामिल हैं। धड़कन ने कहा देश के इतिहास में पहली बार है कि इन कलाकारों
को उनके काम के लिए पहचाना जा रहा है एक तरह से। चलिए, अच्छी बात है। एक देश एक चुनाव मामले पर समिति की बैठक 23 को होगी। और आप देखिए, इस पर हम लोग एक पूरी क्लास ले चुके हैं, सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें डली हुई है, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करे मुफ्त रेवड़ियों की सीमा। जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं, बोले कहां से प्रलोभन शुरू होता है और कहां से आवश्यकता है, यह न्यायिक विचार का विषय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने कहा है कि कोर्ट को तय करना चाहिए। ये आप देखते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये देंगे, फ्री की बात होती नहीं था, उन्हीं की मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। मानव अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अरुण कुमार मिश्रा अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और आप देखिए रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। चुनाव आयोग के बारे में याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद कितने 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। अभी आपने देखा है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, तो उसी के परिपक्ष में ये सब लिखे जा रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग बताइएगा। अमृतकाल के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आप सभी जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी साहब का जन्म है, दिन है। ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का स्वप्न अब यथार्थ होने की ओर अग्रसर है। तो आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब लिख रहे हैं। तो अपने प्रधानमंत्री की आप देखते हैं कि क्या क्या लिखेंगे, एक तरह से तारीफ ही करेंगे, ये भी आप सभी जानते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर की भव्य प्रतिकृति देखेंगे दगडू सेठ के गणपति में। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए मंदिर में मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के शिल्पी नागेशप्पा ने किया। रसानी के अनुसार 1892 से 1984 तक सिर्फ गणोत्सव के दौरान ही गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है। उत्सव समाप्त होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है। 1984 में ट्रस्ट द्वारा बनवाए गए भव्य मंदिर में गणपति की भव्य मूर्ति स्थापित कर दी गई, और जिसके दर्शन के लिए अब प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। अभी मंदिर में स्थापित मूर्ति का निर्माण 1958 में कर्नाटक के शिल्पी नागेशप्पा ने किया था। उन्होंने उस समय सूर्य ग्रहण के समय पुणे की मुथा नदी के संगम में स्नान करते हुए तामपत्र पर एक चक्कर सिद्ध किया था, जो मंदिर में स्थापित मूर्ति के पेट में रखा गया है, और जिसके कारण दगडू सेठ हलवाई मंदिर के गणपति विघ्नहर्ता एवं मंगल मूर्ति के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं एक तरह से। चलिए, कानूनी लड़ाई हारी बीमा कंपनियों ने किसानों के खातों में डाले आप देखिए 538 करोड़ रुपए खरीफ फसलों के खराब होने की वजह से। आप देखते हैं बीमा तो करवा लेते हैं, बाद में आप देखते हैं कि कानाकानी नहीं करने लगते देने में, तो बीमा कंपनियां ये भी खूब करती हैं। तमिलनाडु तेलंगाना में एनआईए ने 31 स्थानों पर छापे मारे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही देखिए, और ये आप लोग याद रखिए एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। 2008 में हुई थी इसकी स्थापना। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा 31 दिसंबर 2008 में। वर्दीधारी सिविल कर्मियों को बलिदानी का दर्जा नहीं है। केंद्रीय गोला बारूद डिपो में मारे गए कर्मचारी के पिता की याचिका पर रक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण। वर्धा स्थित केंद्रीय गोला बारूद डिपो में आग लगने के दौरान फायर नवजोत की हो गई थी, इसमें जांच क्या जान की मौत हो गई थी। तो ये आप देखते हैं रक्षा मंत्रालय ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि वह रक्षा बलों में सेवारत वर्दीधारी सिविल कर्मचारियों को बैटल कैजुअलिटी या फिर बलिदानी का दर्जा नहीं दे सकता है। हर मेडिकल कॉलेज में होगा हृदय और गुर्दा प्रत्यारोपण, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री साहब कह रहे हैं।
अब आप जानते हैं कि आज है संडे, तो रविवार विशेष है। यहाँ नोडल प्रभावी रोक रहे प्लास्टिक की राय, लाइव के सारथी। विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है और दुनिया भर इससे प्रभावित हो रही है जलवायु से। दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भी पर्यावरण संरक्षण विमर्श का प्रमुख बिंदु रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक भारत में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय करने के साथ विश्व को लाइफ यानी कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का भी मंत्र दिया है। G20 की बैठक में इसकी चर्चा भी रही है। अब आप देखते हैं कि केवल चर्चा रहती है, आज पे कुछ काम होता है, देखने वाली बात हो गई। और जब भी देखिए आपके घर में कोई खुशी होती, कोई अच्छा टाइम होता है, तो आप भी पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाना नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से यारी यानी साइकिल की सवारी, प्रदूषण थामने की राह पर डायल आर रिक्शा की यात्रा। अब आप देखिए सनातन धर्म के अपमान की राजनीति। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आपको हर जगह मदद पहुंचा देते हैं। आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ आप लोगों के लिए जानकारी मिल जाती है। तो सनातन धर्म के अपमान की जो राजनीति हो रही है और जो आप देखते हैं धर्म पर राजनीति हो रही है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हुए यह जो कहा है उसका विरोध नहीं बल्कि पूरी तरह खात्मा कर दिया जाना चाहिए। उस पर भाजपा के साथ हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया होनी ही थी। इसके बाद भी वह अपने बयान पर कायम है और उदयनिधि के बाद उन्हीं की पार्टी यानी द्रमुक के एक अन्य नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने सनातन धर्म को एड्स और कुष्ठ रोग जैसा करा दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि सनातन धर्म केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आश्चर्य यह है कि M.K. स्टालिन समेत द्रमुक के अन्य नेता उदयनिधि के बयान को सही ठहरा रहे हैं और साफ है कि इसके चलते यह मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। उदयनिधि के बेतुके और भड़काऊ बयान का संज्ञान का खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया और कहा कि इसका समुचित जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने बीते दिनों मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के गठबंधन INDI पर यह कहते हुए प्रहार किया कि यह गठजोड़ भारत की उन परंपराओं, विचारों और संस्कृति को खंड खंड करना चाहता है जिसने हजारों वर्षों से देश को जोड़े रखा है। प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म के अपमान को INDI का गुप्त एजेंडा बताते हुए यह भी याद दिलाया कि गांधी जी ने किस तरह सनातन संस्कृति का सहारा लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जिस सनातन को महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत माना है और जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, उसे INDI के लोग समाप्त करना चाहते हैं। और द्रमुक कांग्रेस का सहयोगी दल नहीं INDI का एक प्रमुख घटक भी है। द्रमुक नेताओं के सनातन धर्म विरोधी आपत्तिजनक बयानों ने इस गठबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कुछ घटक दलों ने द्रमुक नेताओं के बयानों को से असहमति जताई है, लेकिन कांग्रेस ने केवल इतना ही कहा है कि हम सभी धर्मों के साथ लेकर चलते हैं और किसी धर्म को कमतर नहीं करना चाहिए। संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है और कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। कांग्रेस के नेता उदयनिधि और ए राजा के बयानों की आलोचना नहीं कर सके हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि भाजपा जनसंघ के समय से ही हिंदुत्व को प्रमुखता देती रही है। वह हिंदुत्व को भारतीयता का पर्याय मानती है और जब आप देखते हैं कि कभी हिंदुत्व को लेकर कहीं कोई अनुचित बयान दिया जाता है तो उसने उसका खुलकर विरोध किया है। कांग्रेस और INDI के घटक इससे अवगत हैं कि अतीत में हिंदुत्व या हिंदू संस्कृति पर बेतुके बयान देने वालों को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वे उदयनिधि की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जब भी किसी दल ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बेजा टिप्पणियां की हैं, उनकी हिंदू समाज के साथ भाजपा ने निंदा की है। हिंदुत्व तो भारत भाजपा के DNA में है और इसी कारण उसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरू किया आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। भाजपा विरोधी दल भले ही अपने एजेंडे के तहत हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करते रहे हों, पर भाजपा ने उससे कभी समझौता नहीं किया है। उसने उसे राजनीतिक चश्मे से भी नहीं देखा है। राम मंदिर का निर्माण भाजपा का उसी तरह कोर एजेंडा रहा है जैसे समान नागरिक संहिता भी है और इस पर आप देखिए आशा नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण सुनिश्चित करने के बाद भाजपा समान नागरिक संहिता की पैरवी कर रही है और उनका मानना है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण तुष्टीकरण की राजनीति का खात्मा करेगा और देश में एकता का भाव जगाएगा। यह भाजपा की हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता का ही परिणाम रहा कि समय समय पर उसके विरोधी दलों ने हिंदू समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नरम हिंदुत्व का सहारा लिया। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से तो कांग्रेस भी स्वयं को हिंदुत्व से जोड़ती दिखी। राहुल गांधी मंदिरों में जाते और पूजा पाठ करते, इस
देखिए, इससे उन्हें कोई राजनीतिक लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि देश की जनता यह समझ रही थी कि केवल राजनीतिक कारणों के तहत ही वह मंदिर मंदिर जा रहे हैं और खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बता रहे हैं। सनातन संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, उसके उसके धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी जातिवाद, छुआछूत आदि की बातें नहीं की गई हैं। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि परिस्थितियों के चलते हिंदू समाज में जातिवाद घर कर गया और छुआछूत की भावना भी फैली। इसके चलते दलित कहीं जाने वाली जातियां को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया है। हिंदू समाज में ने इन विसंगतियों को दूर करने की पहल स्वयं की है। इन बुराइयों से हिंदू समाज ने आज़ादी के पहले से ही लड़ना शुरू कर दिया था और इसी कारण जातिगत भेदभाव और आप देखिए छुआछूत के खिलाफ कानून बनाए गए। यह लड़ाई अब भी जारी है और उसे जारी रखने की आवश्यकता भी है। हिंदू समाज में आप देखिए जातिवाद और छुआछूत जैसी बुराइयों को रेखांकित कर द्रमुक जैसे कुछ दलों ने अपना राजनीतिक आधार बढ़ाया है और इससे समाज में आप देखिए एक तरह का विभाजन पैदा हुआ और इन दलों ने इसका राजनीतिक लाभ भी उठाया है। यह स्पष्ट है कि द्रमुक नेता राजनीतिक कारणों से ही सनातन धर्म पर बेजा उकसावे वाली टिप्पणियां कर रहे हैं और हो सकता है कि सनातन धर्म पर द्रमुक नेताओं के भड़काए हुए बयान से उन्हें तमिलनाडु में कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए और मिलता है देखिए वहाँ, लेकिन उनके कारण शेष देश में INDI की कठिनाइयाँ बढ़ने वाली हैं। द्रमुक और उसके सहयोगी दलों के नेताओं को इसका भान होना चाहिए कि सनातन धर्म को अपमानित कर वे भाजपा के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सकते। यह तय है कि भाजपा नेता द्रमुक नेताओं के बयानों और उन पर INDI के कई घटकों की चुप्पी या फिर लिपापोती को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। यह विचित्र है कि जो कांग्रेस खुद को गांधी जी के मूल्यों का वारिस बताती है, वह द्रमुक नेताओं के सनातन धर्म को अपमानित करने वाले बयानों की निंदा नहीं कर पा रही है। चलिए, ये आप देखिए किसके द्वारा लिखा है, संजय गुप्त के द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है। कैमरे और आईने का दर्द, जहां कैमरा चरित्र की कलई खोलने पर आमादा दिखता है वहीं आईना देखने की पोल पट्टी खोलने लग जाती है। ये हास्य बैंक का साजा है, पढ़ लिया करिए। भारत में हुए डिजिटल लेन देन, ये आप देखिए, यहाँ आप देखिए आंकड़े करोड़ में रुपए में है। जुलाई 2022 में देखें आप लोग तो ये आप देखेंगे 27,767.28 करोड़। वहीं जुलाई 2023 में देखें तो 41,497.57 करोड़। देखिए किस तरह से डिजिटल बढ़ रहा है, डिजिटल का दौर ही है। सुयोग्य शिल्पकार, शिल्प विद्या के प्रवर्तक होने के कारण भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का आराध्य माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने ही शिल्प और कला के जरिए सृष्टि को खूबसूरती दी है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए, बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, जो कश्मीर में आप देखते हैं संभव अशांति की कोशिश कर रहा है फैलाने की और हर बार मुंह की खानी पड़ती है उसे। काला धंधा, गरीबों असहायों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके खून की बिक्री के मामले पहले भी सामने आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का प्रकरण इसलिए गंभीर है क्योंकि इसमें BRD मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। किसी सरकारी अस्पताल में दलालों की सक्रियता का वहां के प्रशासन को घेरे में लाती है। बड़े अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ होती है, वहां की व्यवस्था सुनिश्चित करना चिकित्सकों और अधिकारियों का काम है। BRD मेडिकल कॉलेज में एक दलाल जरूरतमंदों की तलाश करता रहा, दूसरा मजदूरों को साझा देकर रक्त देने के लिए अस्पताल लाता रहा। ब्लड बैंक का लैब अटेंडर और वार्ड वाय खून निकालकर उसे महंगे दामों पर बेचते रहे। BRD का मामला तो अभी प्रकाश में आया, इससे पहले लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के अन्य जिलों में दलाल की सक्रियता सामने। इस तरह के कई आप देखें मेडिकल क्षेत्र में भी धांधली होती है और एक तरह से आप देखिए दलाली होती है खून बेचने की। आप देखिए गरीबों को यहाँ तक देखने को मिला कि किसी की किडनी निकाल के बेच दी गई है कि मतलब आप देखिए उसे पैसे की जरूरत हुई, उसे लालच दिया, किसी को जरूरत किडनी की हुई, हो गया लो। घातक बैक्टीरिया से बनी बिजली, ये आप देखिए कुछ वैज्ञानिक मानव स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कुछ बैक्टीरिया, लेकिन कुछ संक्रमण का कारण भी बनते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया पेट में संक्रमण उत्पन्न करने के लिए कुख्यात है। हालांकि अधिकांश ई कोलाई हानि रहित होते हैं और मनुष्य की आंतों में वास करते हैं। कभी कभी ई कोलाई कुछ किस्म ऐसी बीमारियां पैदा करते हैं जो गंभीर हो सकती हैं। इसमें दस्त, मूत्रमार्ग में संक्रमण, श्वसन संबंधी बीमारियां और रक्त प्रवाह में संक्रमण जैसी बीमारियां शामिल हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया में बिजली पैदा करने की भी खूबी है। विज्ञानियों ने एक प्रयोग में घातक ई कोलाई बैक्टीरिया से बिजली उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह खोज अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन दोनों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। स्विट्जरलैंड में लोजान स्थित EPFL विश्वविद्यालय के बायो इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञों ने विभिन्न परिस्थितियों में आप देखिए बिजली का उत्पादन करने के लिए इस बैक्टीरिया में
फेरबदल करने में कामयाबी हासिल की है। विज्ञानियों ने बैक्टीरिया को अत्यधिक कुशल विद्युत रोगाणु बनाने के लिए बाह्य कोशिकीय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नामक एक प्रक्रिया का प्रयोग किया है। इससे आप देखिए पारंपरिक विधियों की तुलना में विद्युत प्रवाह उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। जूल पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार शोधकर्ता ई कोलाई के भीतर ई संपूर्ण ईईटी मार्ग बनाने में आप देखते हैं सफल रहे हैं। यह कामयाबी पहली बार मिली है। बिजली उत्पन्न करने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया में जैविक फेरबदल किया गया। हालांकि कुछ जीवाणु स्वाभाविक रूप से बिजली का उत्पादन करते हैं, लेकिन वे केवल विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में आप देखते हैं कि ही ऐसा कर सकते हैं। ई कोलाई विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर विकसित हो सकता है और इसके आप देखिए इसके अवशिष्ट जल सहित विभिन्न प्रकार के वातावरण में बिजली का उत्पादन करने का मौका मिलता है। पिछले तरीकों के विपरीत जैविक फेरबदल वाला ई कोलाई विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को चयापचय करते हुए बिजली का उत्पादन कर सकता है। सेवेनेला 1 MR1 नामक बैक्टीरिया बिजली पैदा करने के लिए मशहूर है। शोधकर्ताओं ने इस बैक्टीरिया के घटकों को ई कोलाई में एकीकृत किया है। इस जैविक फेरबदल के बाद ई कोलाई का परीक्षण शराब की भट्टी के अवशिष्ट जल में भी किया गया है। विद्युत सूक्ष्म जीव इस जल में जीवित रहने में सक्षम नहीं थे, जबकि जैविक फेरबदल वाले विद्युत बैक्टीरिया इस कचरे को खाकर तेजी से पनपने में सफल रहे और यह बड़े पैमाने पर आप देखिए अपशिष्ट जल उपचार और ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है। और इस तरह एक पत्थर से दो शिकार हो रहे हैं। चलिए यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये भी देख लिया करिएगा। एक राष्ट्र एक पुस्तकालय की चुनौतियां। पिछले कुछ समय से भारत सरकार पुस्तकों को लेकर सक्रिय दिख रही है। अगस्त में संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय उत्सव का आयोजन किया। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस उत्सव का उद्देश्य देश में पुस्तकालय संस्कृति और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और पढ़ने की संस्कृति का विकास करना, परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति सही से हो पा रही या नहीं इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और आप देखते हैं कि एक पाठ्यक्रम की बात भी हो रही है, एक देश एक पाठ्यक्रम की। हर भाषा में देश का नाम भारत। चलिए आजकल भारत पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। विभाजन की विभीषिका का आख्यान। भारत विभाजन के प्रमाणिक दस्तावेज में सम्मिलित यह कृति बताती है कि सत्ता के लोभ में देश के तत्कालीन नेताओं ने कैसे पंजाब के हिंदुओं और सिखों की प्रति पक्षघात किया। सफलता प्राप्त करने के मंत्र। देखिए ये पत्र है डायरी और भी। यह पुस्तक एक अनूठा दस्तावेज है जिसमें पिता पुत्री के बीच हुए दुर्लभ अंतरालाप को रेखांकित किया गया है। ये आप देखिए किताबें पढ़ना हुआ करे, दिलचस्पी हुआ करे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। नई ई कॉमर्स नीति में छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता की बात हो रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां और छोटे कारोबारी बनेंगे एक दूसरे के पूरक। और दिवालिया प्रक्रिया में देरी कम करने वाले सुझाव दे हितधारक। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन रवि मित्तल साहब कह रहे हैं निवेश को व्यवस्थित करें। क्या आप एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं? आप में बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, मगर विज्ञान के संदर्भ में और डिक्शनरी कहती है कि ये किसी सिस्टम की अवस्था का माप है। सुनने में विज्ञान की बात ही लगती है और इसमें प्रैक्टिकल नज़रिए से दिलचस्पी लेना आपके और मेरे लिए आसान नहीं लगता है। इक्विटी बाजार में से सितंबर में आप देखेंगे एफपीआई की बिकवाली जारी। 4,768 करोड़ रुपए की निकासी की विदेशी निवेशकों ने सितंबर में 1.56 लाख करोड़ रुपए तक शुद्ध निवेश चालू वित्त वर्ष में अब तक। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं ऑडिटर सीतारमन हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, सी रंगराजन कह रहे हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर। 142वें स्थान पर था भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में वर्ष 2020 के दौरान। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। लीबिया में 21,000 के मरने की आशंका है। महामारी का खतरा भी बढ़ा। जो आप देखते हैं कि तूफान आया, जो आप देखते हैं कि बाढ़ आई यहाँ, तो आप देख रहे हैं कि लीबिया आप देखेंगे, ये लीबिया आपको देखने को मिलेगा। और इसकी राजधानी की बात करें तो त्रिपोली आप लोग देखते हैं ना। देखिए मिस्र हो गया, सूडान हो गया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, और यहीं आप देखिए भूमध्य सागर लगा हुआ है, ये भी आप देखिएगा ट्राइपोली। टाटा के साथ 1.25 अरब पाउंड निवेश समझौते को लेकर ऋषि सुनक प्रसन्न है। किम जोंग के सामने प्रदर्शित किए गए रूसी बम वर्षक
विमान और मिसाइल। ये आप देखते हैं कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग रूसी यात्रा पर है ना। आज से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा लंदन का इंडिया क्लब। भारतीयों के लिए देश से दूर विदेश में दूसरे घर की तरह रहा इंडिया क्लब। लागत संकट के बीच किराए में बढ़ोतरी के कारण बंद करने का फैसला लिया जा रहा है इसमें। अमेरिका और रूस के 3 यात्री अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गए हैं। ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रोस्को स्मोस ने एक साझा मिशन के तहत आप देखिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। नासा के अनुसार तीनों यात्री इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं और शुक्रवार रात स्थानीय समय अनुसार 8:44 पर रूसी अंतरिक्षयान सोयूज MS-24 ने नासा के अंतरिक्ष यात्री लोरल ओहारा, रोस्को स्मोस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुब कजाकिस्तान के बेकानूर कोस्मोडोम से पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित स्पेस स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। और आप देखिए ओहारा ISS पर 6 महीने बिताएंगे, जबकि कोनोनेको और चुब वहां 1 साल बिताएंगे। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में फोटो खींचने पर 2000 रुपये जुर्माना। लाहौर हाईकोर्ट ने भगत सिंह की सजा का मामला फिर से खोलने पर आपत्ति जताई। सैंडर्स हत्या मामले में भगत सिंह को निर्दोष प्रमाणित कराने पर अड़े हैं याचिकाकर्ता। ये अगले महीने से छात्र वीजा महंगा करेगा वेतन। छात्रों को वीजा के लिए 13,000 रुपये अधिक चुकाना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र आप देखते हैं पढ़ाई के लिए जाते हैं ना। अब जब निक्की हेली ने कंबाइन पर आजमाया हाथ, आप देखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार की दौड़ में भारतवंशी निक्की हेली भी सम्मिलित हैं। अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए वह पूरा इस बीच उन्होंने आयोवा प्रांत के ग्रैंड माउंट स्थित क्रिस्टल क्रीक इंटरप्राइज फार्म का दौरा किया। यहाँ कंबाइन चलाते दिखे और इस दौरान किसान भी साथ था उनके। महसा अमीनी की पुण्यतिथि पर अमेरिका ने ईरान पर और प्रतिबंध लगाए। एक बरस पहले ईरान की मोरिलिटी पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय कुर्दिश युवती महसा अमीनी की मौत हो गई थी ना। खेल का क्षेत्र है, आप देखेंगे एशिया कप के अब तक के विजेताओं की अगर बात करें तो 1984 में देखिए वनडे की बात हो रही है। ये भारत विजेता रहा था इसमें, और कहाँ हुआ था? शाहजहां में। 1986 में वनडे में ये आप देखते हैं कि श्रीलंका विजेता रहा था, कोलंबो में हुआ था। 1988 में भारत विजेता रहा था, ढाका में हुआ था। 1990-91 में भारत रहा था, कोलकाता में हुआ था। 1995 में भारत रहा था, शाहजहां में हुआ था। 1997 में श्रीलंका रहा था। विजेता की बात हो रही है, ठीक है। सन 2000 में वनडे में पाकिस्तान रहा था, ढाका में हुआ था। 2004 में वनडे में श्रीलंका रहा था, कोलंबो में हुआ था। 2008 में वनडे में श्रीलंका रहा था, कराची में हुआ था। 2010 में वनडे में भारत रहा था, दम्बुला में हुआ था। 2012 में वनडे हुआ था, पाकिस्तान रहा था, इसमें मीरपुर में हुआ था। 2014 में वनडे में श्रीलंका विजेता रहा था, मीरपुर में हुआ था। 2016 में T20 में भारत विजेता रहा था, मीरपुर में हुआ था। और 2018 में वनडे भारत इसमें विजेता रहा था, दुबई में हुआ था। 2022 में श्रीलंका विजेता रहा और आप देखिए दुबई में हुआ था ये। चलिए ये भी आप सभी याद रखा करिएगा, थोड़ी बहुत जानकारी। चोटे शिवम मावी की जगह आकाशदीप टीम में शामिल, तेज गेंदबाज हैं ये। अभिमन्यु को मिली हार। विश्व चैंपियनशिप की शुरुआती दिन में भारतीय पहलवान अभिमन्यु को 70 किलोग्राम में लगातार जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। साइना का निर्विरोध चयन तय, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आगामी एशियन गेम्स के लिए बात हो रही है। हांगझू खेल का गांव उद्घाटन, आप देखिए हांगझू एशियन गेम्स के लिए आप देख रहे होंगे, हो रही ना बात। विश्व कप से बाहर हो सकते हैं नसीम शाह, जिद ने नहीं रुकने दिए कदम। लक्ष्मी झा, तुर्की के अरारत पर्वत पर तिरंगा फहराने वाली भारतीय पर्वतारोही लक्ष्मी झा की कहानी है। सुमित नागल की जीत के साथ भारत की जोरदार वापसी।
ड्रिक डेविस का विश्व ग्रुप 2 में मोरक्को के विरुद्ध पहले सिंगल्स मैच में हार कर 1-0 से पछड़ने के बाद देश के नंबर 1 खिलाड़ी सुमित नागल ने अद्भुत खेल के दम पर भारत को जोरदार वापसी कराई है। जम्मू कश्मीर को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने की चुनौती है, मनोज सिन्हा कह रहे हैं। चलिए, खुशी होगी अगर पीटी उषा का नाम मेरे बाद आए। ये उड़न परी पीटी उषा के रिकॉर्ड तोड़ने में सेकंड के 9वें हिस्से से चूकी कोयम्बटूर की धाविका आर विद्या। देखिए, इन लोगों से आप लोग भी सीख लिया करिएगा। खेल खेल में पढ़ाने वाली नाम्या, छोटी उम्र में बड़ा काम। वर्ष 2024 के आखिरी सप्ताह में जब दुनिया में नजरें लंदन में एकत्रित होने वाले 30,000 शिक्षाविदों पर होंगी, उनमें से एक पंजाब के लुधियाना शहर की 16 वर्षीय नाम्या जोशी भी होंगे। और आप देखेंगे कि यह ईच वन टीच 10, ईच वन टीच 10, नाम्या की ईच वन टीच 10 का सिद्धांत शुरू किया है। चलते फिरते एक घंटे में कितना 25,000 ईंटें बना देती है सतीश की देसी मशीन। गजब। देखिए, यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार आपस में जुड़े हुए जुड़वा बच्चों को किया गया अलग। 1953 में आज ही पहली बार लुइसियाना में आपस में जुड़े हुए जुड़वा बच्चों को सफलतापूर्वक अलग किया गया था। कमर से जुड़ी हुई जुड़वा बहनों कैरोलिना एनी और कैथरीन एनी माउंटन को 8 सर्जनों की टीम ने ऑपरेशन कर अलग किया था। दोनों का जन्म 22 जुलाई को हुआ था। आधे घंटे से भी कम समय में 10 किलोमीटर दौड़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। 1939 में आज ही के दिन फिनलैंड के धावक ताइस्तो माकी ये 29 मिनट 52 सेकंड में दौड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। इससे पहले यह खिताब फिनलैंड की इल्मारी साल्मीनेन के नाम था, जिन्होंने 30 मिनट 2 सेकंड में दौड़ पूरी कर यह रिकॉर्ड नाम किया था। कॉमिक्स के जरिए अनंत ने पौराणिक कथाओं से कराया परिचय। लोकप्रिय कॉमिक श्रृंखला अमर चित्रकला के रचयिता अनंत पई का जन्म आप देखिए 1929 में आज ही के दिन कर्नाटक के उडुपी जिले में हुआ था। करियर की शुरुआत एक समाचार पत्र के कॉमिक्स अनुभाग के प्रभारी के रूप में की। एक टीवी क्विज शो में बच्चों को रामायण के चरित्र की पहचान ना कर पाते देख कॉमिक के जरिए बच्चों को देश के इतिहास और पौराणिक कथाएं सिखाने के लिए वर्ष 1967 में कॉमिक श्रृंखला अमर चित्रकला की नींव रखी और 1980 में उनके द्वारा शुरू की गई मासिक पत्रिका टिंकल भी बच्चों में खासी लोकप्रिय हुई है। हर्बल नेबुलाइजर से अब अस्थमा व एलर्जी का इलाज। बीएचयू की चिकित्सा विज्ञान संस्थान में कंटकारी और वसाका पौधों से तैयार हुई आयुर्वेदिक दवा बिना साइड इफेक्ट 4% तक बढ़ा रहे खून में ऑक्सीजन, फेफड़े को भी सुरक्षित रखने में कारगर है। चाय फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे से बनाई दवा और ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव ताजे फलों के रस को 1 साल से ज़्यादा समय तक रहेगा सुरक्षित। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने विकसित की विशेष तरह की तकनीक। पेटेंट के लिए आप देखते हैं आवेदन भी कर दिया। अब सेंसर बताएगा आपकी भैंस बीमार है या नहीं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र में शुरू हुआ रिसर्च इसका। अपशिष्ट जल से बिजली बना सकते हैं सूक्ष्म जीव, अमेरिका शोधकर्ता कह रहे हैं। अल्जाइमर के इलाज में मददगार हो सकता है नेजल इम्यूनोथेरेपी। अल्जाइमर भूलने का रोग होता है, याददाश्त की कमी, नैडा ना ले पाना, बोलने में दिक्कत आदि इसके आमतौर पर लक्षण। रक्तचाप, मधुमेह और कई बार सिर में चोट लगने से इसके होने की आशंका बढ़ जाती है। यह अमूमन बुजुर्गों को होने वाली बीमारी है। इंग्लैंड के किसान ने उगाया दुनिया का सबसे बड़ा प्याज। देख लीजिए भैया 8 किलो का। अमेजन बचाओ जीवन बचाओ। अमेजन वर्षा वन के समक्ष उत्पन्न संकट, जल तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के निकट आप लोग देखेंगे। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, मेहनत करिए और आज रात 9 बजे जरूर आप लोग लाइव आकर जुड़िएगा।